Good morning, dear student. Today I will discuss equivalent concept. Equivalent concept. तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में आज जो डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल पे ले जाएंगे और किसी भी कंसेप्ट को आपको रटना नहीं पड़ेगा। हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाएंगे। समझने के बाद आप नीट जे एडवांस लेवल के ऑल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस डिस्कस इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इक्विवेलेंट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अपने पास है मॉलिक्यूलर मास। किसी का भी मास हो सकता है, मे भी हो सकता है आयंस का मास हो सकता है। तो आयंस के फॉर्म में Al प्लस थी तो उसका मास रखेंगे। हो सकता है कोई अपने पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल्स का अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो उसका मास रख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। ओके, अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट का मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, सॉल्ट का मास रखेंगे यहाँ पे। ओके, डिवाइड बाय क्या रखेंगे? एन फैक्टर। डिवाइड बाय एन फैक्टर इज वैलेंस फैक्टर, जिसके अपने पास वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो ये अपने पास क्या है? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इज वैलेंस फैक्टर। तो डिवाइड क्या करना है मुझे? वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करना है। अब हाउ टू कैलकुलेट वैलेंस फैक्टर इन डिफरेंट वेरियस फॉर्म। तो आपके पास देखना है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर एसिड। एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट करना है एन फैक्टर। मॉलिक्यूल्स में सभी वैरायटी आ सकती है। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर एसिड, बेस, सॉल्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करना एन फैक्टर, एसिड बेस सॉल्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, एंड फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन सभी के लिए हम देखेंगे एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एसिड में क्या देखेंगे? रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। क्या देखना है मुझे? रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे ये देखना है रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस देखना है। जैसे पहला एग्जांपल लिया हमने H2SO4, तो ये कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है? 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयंस। ओके, तो एन फैक्टर कितना हो गया H2SO4 के लिए? एन फैक्टर विल बी 2। अगर मैंने यहाँ पे लिया सेकेंड में H3PO4, जब इसको आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 3H पॉजिटिव प्लस फास्फेट माइनस 3, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, थर्ड में देखेंगे H3PO3, जब इसको आयनाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2H पॉजिटिव प्लस HPO3 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल कितना दिख रहा है? 3, बट रिप्लेसेबल कितना ओनली 2 है। यहाँ पे 2 ही रिप्लेस हो रहा है, 3H पॉजिटिव आयंस रिप्लेस नहीं हो रहे। ओके, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना लेंगे? इसका एन फैक्टर इज 2। कितना लेंगे? एन फैक्टर इज 2 लेंगे। अगर मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ H2PO3 के लिए, तो जब ये आयनाइज करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस H2PO3 निगेटिव में जाएगा, H3PO2 निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर कितना लेंगे इसके लिए? 1। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा इसका? 1 हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं एन फैक्टर यहाँ पे कितने सेक्शन के लिए 2 है, यहाँ पे कितना है 3 एन फैक्टर, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है एन फैक्टर। ओके, वैसे सिमिलर बेस की जब बात करेंगे तो एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड के एन फैक्टर कितना होगा? 3OH नेगेटिव रिप्लेसेबल है, एन फैक्टर कितना होगा इसके लिए? 3। ओके, क्लियर है? रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। अब आप सोच रहे होंगे इसमें देखो पहले कि यहाँ पे H3PO3 H3 यहाँ पे PO2 H3PO2, यहाँ पे तीनों के पास H पॉजिटिव 3 दिखाई दे रहे हैं, बट रिप्लेस तो नहीं हो रहे। देखो इसमें कितना रिप्लेस हो रहा है? 3, इसमें कितना रिप्लेस हो रहा है? 2, इसमें रिप्लेस कितना हो रहा है? ओनली 1। इसका रीजन क्या है समझो। अगर मैं इसका इससे ड्रॉ कर रहा हूँ H3PO4 का फास्फोरिक एसिड के लिए P डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी क्या है मेरे पास? OH, इधर भी क्या है मेरे पास? OH है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ऑल हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेसेबल। तो यहाँ पे क्या ABH पॉजिटिव रिप्लेसेबल है, AB रिप्लेसेबल है, AB रिप्लेसेबल है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल। बट अगर मैं H3PO3 की जब बात करूँ स्ट्रक्चर के लिए, तो H3PO2 में देखो आपके पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा P डबल बॉन्ड, इधर क्या आएगा? OH, इधर भी क्या आएगा? OH, इधर क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिप्लेसेबल कितना? ओनली 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन कितने इसमें? केवल 2 हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा? एन फैक्टर इज 2। तो इसका एन फैक्टर कितना लेंगे? 2 लेंगे। अगर मैं H3PO2 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा है? H3PO2। इन केस ऑफ H3PO2 में देखो P डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा? OH, इधर क्या होगा? हाइड्रोजन, इधर भी क्या होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है ओनली 1 है, तो हम एन फैक्टर कितना लेंगे? 1 लेंगे। ओके,
इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन नॉट रिप्लेसेबल। ये अपने पास रिप्लेसेबल है क्या नहीं, ये रिप्लेसेबल है क्या नहीं, तो यहाँ पे कितना होगा ओनली 1 H पॉजिटिव रिप्लेसेबल, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 2 H पॉजिटिव आयंस आर रिप्लेसेबल। ओके, तो क्लियर हो गया। एसिड में क्या देखेंगे, H पॉजिटिव आयंस। चलो अब मैं बेस पे आता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर इन बेस। ओके, तो अब बेस में क्या देखना है, देखो बेस में आपको देखना है रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। ओके, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल कितना है, इसमें 3 है। अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ तो ये क्या मिलेगा, बेरियम +2 एंड 2 OH नेगेटिव आयंस, तो यहाँ पे कितना होगा, एन फैक्टर इज 2। तो यहाँ पे आप एन फैक्टर की जब बात करेंगे एन फैक्टर कितना आ गया इसका, 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है इसका, 3 है, एन फैक्टर कितना है, 2 है। रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, जितना रिप्लेसेबल रहेगा वही क्या रहेगा, एन फैक्टर। अब मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट में अपन क्या देखेंगे, टोटल चार्ज ऑन केटायंस इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन एनायंस। सॉल्ट में देखेंगे टोटल चार्ज ऑन कैटायन, अपन देखेंगे टोटल चार्ज ऑन एनायंस, टोटल चार्ज ऑन एनायन। ओके, तो जितना केटायंस पे चार्ज है उतना चार्ज क्या चाहिए मुझे, एनायंस पे चार्ज चाहिए, किसी एक का चार्ज ले लेंगे। जैसे एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं मैं, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर इन सॉल्ट। ओके, सॉल्ट का मतलब कि आपके पास केटायन एंड एनायन शुड बी प्रेजेंट। ओके, सॉल्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड प्लस बेस। ओके, कोई भी सॉल्ट जिसमें केटायंस और एनायंस प्रेजेंट होना चाहिए उसको सॉल्ट कहा जाता है। अब मैं सॉल्ट लिया, सपोज यहाँ पे लिया मैंने सोडियम क्लोराइड। ओके, तो कितना चार्ज है, +1 -1। अगर मैं बेरियम क्लोराइड की बात करूँ तो कितना चार्ज है, +2 -2। अगर मैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करूँ तो -3, इधर क्या हो जाएगा, +3 चार्ज। ओके, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, +1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3। तो जितना केटायंस पे चार्ज है उतना एनायंस पे चार्ज होता है। तो आइदर चार्ज प्रेजेंट ऑन टोटल चार्ज ऑन केटायंस या टोटल चार्ज ऑन एनायंस इज एन फैक्टर। NaCl में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि केटायन पे +1 चार्ज है। बेरियम क्लोराइड में कितना हो गया, 2, कितना है चार्ज है 2। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कितना है इसमें, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में 3 चार्ज प्रेजेंट है। ओके, क्लियर हो गया। एन फैक्टर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक सॉल्ट ले रहा हूं एग्जांपल, जिसमें लिया फेरस अमोनियम सल्फेट। एग्जांपल लिया सॉल्ट का फेरस अमोनियम फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। ये मैंने लिया पे मोहर सॉल्ट। ये किसका एग्जांपल लिया मैंने, मोहर सॉल्ट का एग्जांपल। ये सॉल्ट है, ये भी क्या मेरा सॉल्ट है। तो केटायंस कितने यहाँ पे 2 चार्ज, इसमें क्या -2, इस पे क्या है +2 चार्ज है। अमोनियम पे चार्ज कितना है, 1 अमोनियम पे +1, 2 अमोनियम पे कितना हो गया, +2। सल्फेट पे कितना हो गया, -2। टोटल चार्ज कितना हो गया, +2 कितना हो गया, +4। यहाँ पे कितना हो गया, -4। तो आइदर किसी एक का चार्ज ले लो, या तो +4 चार्ज ले लो या आइदर -4 चार्ज ले लो, किसी एक का चार्ज लेंगे। तो यहाँ पे एन फैक्टर जो कैलकुलेट करेंगे, एन फैक्टर विल बी 4 इन केस ऑफ मोहर सॉल्ट। कितना हो गया, एन फैक्टर इज 4, किसी एक का चार्ज एन फैक्टर विल बी 4, तो 4 एन फैक्टर यहाँ पे लेंगे। ओके, तो सॉल्ट में क्या लेंगे, एन फैक्टर, आइदर चार्ज ऑन केटायंस या चार्ज ऑन एनायंस। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। देखो रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। सॉल्ट क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल में और दे रहा हूँ, इसमें सॉल्ट में एल्युमिनियम सल्फेट के लिए बताओ, Al2SO4 होल थ्राइस में एन फैक्टर कितना रहेगा। अब 1 एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है, +3 है। एल्युमिनियम कितने 2 एटम है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +6। एक सल्फेट आयंस पे चार्ज कितना है, -2, टोटल कितना है 3, तो कितना हो गया, -6। तो +6 और -6 क्या हो जाएगा इसका एन फैक्टर। तो जो एन फैक्टर रहेगा इसका, वो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 विल बी एन फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट का जो एन फैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, आइदर किसी एक का चार्ज लेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे अपन नेक्स्ट में रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पे एन फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन की जब बात करेंगे, तो रेडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन में। केमिनोफोर की बात कर रहा हूँ, C2O4 से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो इट फॉर्म Mn+2 प्लस क्या बन जाएगा, CO2। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है MnO4 में, और यहाँ कितना है +2, तो ये क्या हो जाएगा रिडक्शन, ये क्या हो जाएगा रिडक्शन।
और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे केमिनोफोर का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए n फैक्टर ऑफ केमिनोफोर, n फैक्टर ऑफ केमिनोफोर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, तो गेन इलेक्ट्रॉन कितना किया 5, तो क्या होगा n फैक्टर इज 5। ओके, सिमिलर वे में मुझे अगर ऑक्सिलेट आयंस की बात करूं तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया माइनस एक इक्वल टू 0, x 2x का वैल्यू कितना हो गया इधर -2 चार्ज है तो क्या हो जाएगा इक्वल टू -2। ओके, ये क्या है 2 कार्बन और 2x ले लिया, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, फोर पे कितना हो गया -1, होल कंपाउंड पे चार्ज कितना है -2, तो -2 के इक्वल रख देंगे, ये कितना हो गया 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, n फैक्टर विल बी 3, तो कार्बन का n फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया। अब मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में n फैक्टर कितना है 4 है, तो 3 से 4 में जब जा रहा है तो क्या हो रहा है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने एटम इसमें 2, तो क्या करेंगे 1 into 2, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे मुझे अगर इक्विवेलेंट वेट चाहिए ऑक्सिलेट आयंस के लिए तो कितना लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सिलेट आयंस जो लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय सॉरी n फैक्टर इज 2, तो क्या होगा n फैक्टर इसका 2 आ जाएगा, n फैक्टर इसका क्या आ जाएगा 5। क्लियर हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन में मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन का सेपरेट कैलकुलेट करेंगे n फैक्टर, ऑक्सीडेशन के लिए सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। रिडक्शन में क्या हो रहा है +7 से +2 में जा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो n फैक्टर विल बी 5। ओके, वैसे यहाँ पे ऑक्सिलेट में क्या होगा C2O4 में ये अपने पास +3 से कहा जा रहा है +4 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा n फैक्टर इज 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 2, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2, n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आप n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। चलो अब डिस्कस करेंगे और एग्जांपल ले रहा हूं मैं रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। Cr2O7 - 2 it react with Fe+2 ions in acidic medium to formation of Cr+3 and Fe+3. Okay, then calculate n factor for chromate ions and calculate n factor for Fe+3 ions. Okay. Okay, calculate n factor of chromate ions. मुझे डाइक्रोमेट का n फैक्टर कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, ये 2x, ये कितना हो गया -14 इक्वल टू -2, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है 3 आ जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है +6 से +3 क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ओके, और कितने एटम है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने एटम है जितने एटम से 1 एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा इसमें, ये आपके पास आ जाएगा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सॉरी गेन करेगा, क्या करेगा गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ये क्या बन चुका है रिडक्शन। देखो यहाँ पे क्या है क्रोमियम, तो कितना आ गया इसका +6 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना है +3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ पे +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा n फैक्टर इज 6, कितना होगा n फैक्टर इज 6। ओके, अब मुझे यहाँ पे n फैक्टर चाहिए Fe+2 से क्या जाएगा Fe+3 में, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 1, कितना होगा n फैक्टर इज 1। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए n फैक्टर जो रहेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और रिडक्शन रिएक्शन के लिए n फैक्टर जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, तो n फैक्टर 6, ये क्या हो जाएगा 1, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 1। हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर, इसको इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन बाय 1 मॉलिक्यूल्स, तो 1 मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मॉलिक्यूल्स में 2 एटम है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, सॉरी गेन हो रहा है, देखो +6 से क्या जा रहा है +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और कितने एटम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये 6 आ जाएगा इधर 1। ओके, n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, किसकी बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Calculation of n factor for
डिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर दिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ClO नेगेटिव Cl2 मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने Cl2 molecules react with OH negative basic medium to formation of ClO negative। क्या फॉर्म कर रहा है? ClO negative NCl negative प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, इक्वेशन दी आपके पास। देन कैलकुलेट फॉर दिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इफ सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 0 है। इफ सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced, it is considered as example of this proportionation reaction। तो यहाँ पे क्या है? इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ पे जो जा रहा है वो क्या है? +1 में जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे सिमिलर वे में Cl से किस में जा रहा है? -1 में। किस में जा रहा है? -1 में। इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब यहाँ पे चेक करते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 0 से +1 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अब 1 मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर। ओके, इन 1 मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी एटम इज प्रेजेंट? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, अब सिमिलर वे में यहाँ पे आ जाओ। ये क्या है? Cl 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, जा किस में रहा है? -1 में। किस में जा रहा है? -1 में। तो क्या रिडक्शन हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 1, और 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो क्या होगा? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इधर क्या रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया इसका? एन फैक्टर इज 2। तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 आ गया, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया? 2। ओके, तो डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या आ रहा है? 2 2 का एन फैक्टर आ रहा है। तो मुझे कैलकुलेट करना है हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। कैसे कैलकुलेट करना है? देखो, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, मोलर मास डिवाइड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितना हो गया? 2 का चेंज हो गया। सिंपली मोलर मास डिवाइड बाय टोटल चेंज रिडक्शन नंबर। ओके, आप पहले इसका एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा? m, इधर भी क्या आ जाएगा? m। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ चुका है 2m डिवाइड बाय 2 इज m। m के इक्वल आ चुका है इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मोलर मास, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर के इक्वल। तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका? 1। मतलब इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना आ गया? 1। तो हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर फॉर दिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? क्लियर हो गया? दिस प्रपोर्शनेशन के लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन रिडक्शन नंबर। तो मोलर मास डिवाइड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइड कर देंगे मोलर मास डिवाइड बाय टोटल चेंज रिडक्शन नंबर। एलसीएम निकाल के आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ये आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ओके, एन फैक्टर ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। ओके, सेकंड में एग्जांपल दे रहा हूं। सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करना है। हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए। ओके, चलो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। सपोज M2 मॉलिक्यूल्स इन एसिडिक मीडियम इट कन्वर्ट टू M+4, और आपके पास जा रहा है M-3 में। किसमें जा रहा है? M-3 में जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 0 से क्या जा रहा है? +4। ओके, यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इधर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। दिख रहा है? 0 ऑक्सीडेशन नंबर कन्वर्ट टू +4, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज हो गया? देखो 0 से +4 तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने एटम्स है इसमें? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे देखिए 0 से किस में जा रहे हैं? 0 से आपके पास जा रहा है 0 से -3 में। किसमें है? 0 से -3। तो क्या होगा? रिडक्शन। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? रिडक्शन की बात करें। रिडक्शन में देखो यहाँ पे कितना हो गया? 0 से -3 तो 3 का चेंज हो गया। कितने एटम है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर गया 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो क्या होगा? गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ओके, तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्सीडेशन में? 8, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो मोलर मास ऑफ M2
डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ M2, M मान लिया, इसका मोलर मास क्या मान लिया हमने, मोलर मास ऑफ M2 इज सपोज M, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 8, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे m/6, ओके 48 ऐसे निकालो इससे, तो 6m प्लस क्या होगा 8m, तो कितना हो गया 14n/48, ओके। अब मुझे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर किसके इक्वल आ गया, इसको कंपैरिजन कर लो, क्या हो जाएगा 14m/48, ओके। एन फैक्टर किसके इक्वल हो गया 48/14, किसके इक्वल हो जाएगा 48/14, तो एन फैक्टर क्या हो गया इसका 48/14 इज एन फैक्टर, ओके। तो क्या बन जाएगा 48/14 इज एन फैक्टर ऑफ दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्लियर है आपको, ऑक्सीडेशन जितना लॉस हुआ, रिडक्शन जितना गेन हुआ, क्या करना है m/8 m/6 एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, ओके। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट फॉर दिस रिएक्शन विल बी, ओके। अब ये तो हो गया आपके पास इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे वो हाउ टू कैलकुलेट, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखो, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम फास्फेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम फास्फेट, ओके। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ S3PO2, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ BOH whole thrice, okay. Calculate equivalent weight of Mohr salt, ferrous sulfate, चलो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, फिट करिए किसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए आपको, K2SO4 Al2SO4 whole thrice डॉट 24S2, ओके। और फिफ्थ में आपको दिया है कैलकुलेट एन फैक्टर फॉर sulfate ions convert to SO2, calculate equivalent weight for sulfate ions when it convert from sulfate ions to SO2 गैस में कन्वर्ट होगा, ओके। तो चलो सॉल्व करो, पहले बताओ ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है मेरे पास सॉल्ट, ओके। हाउ इट्स मोलर मास इज m, मोलर मास क्या लेना है मुझे, सभी का मोलर मास इज m के फॉर्म में लेना है, मोलर मास ऑफ ईच कंपाउंड इज मॉलिक्यूल इज m, ओके। इफ मोलर मास इज m, मुझे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास, मोलर मास क्या है मेरे पास m है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, इस पे कितना -3, तो क्या होगा m/3, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इज m/3। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे देखो मोलर मास कितना है इसका m, अब इसको जब डिसोसिएट करेंगे S3PO2 को, तो ये कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा H2PO2 नेगेटिव में ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा H2PO2 नेगेटिव, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये ओनली 1 H पॉजिटिव रिप्लेस करेगा, S3PO2 कितना रिप्लेस करता है ओनली 1, अभी डिस्कस किया था अपन ने, तो इसका एन फैक्टर कितना मेरे पास 1 है, ओके। ये क्या होगा मोलर मास बाय 1। दिस बोरिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट और जे एग्जाम में कई बार पूछा था बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड की जब बात करेंगे तो एन फैक्टर इज 1, तो बोरिक एसिड क्या है BOH, इधर भी क्या है मेरे पास OH है, इधर भी क्या है मेरे पास OH है, इट एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है वाटर मॉलिक्यूल्स से OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, इधर भी क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा OH, एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो एन फैक्टर कितना लेंगे इसका 1, ओके। यहाँ पे H पॉजिटिव दे नहीं रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से क्या ले रहा है OH नेगेटिव, ओके। तो एन फैक्टर कितना लेंगे इसमें 1, एन फैक्टर क्या लेंगे 1, इसको ध्यान समझो, बोरिक एसिड इज नॉट, इट इज लेविस एसिड, ये क्या होगा लेविस एसिड है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, इट एक्सेप्ट लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इट एक्सेप्ट लॉन पेयर फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये OH के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बोरॉन, इसलिए क्या हो जाएगा एन फैक्टर इज 1, इट इज एक्सेप्टर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रेदर देन डोनेट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो ये क्या करेगा H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल्स में से OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, इस
यहाँ पे H पॉजिटिव देगा नहीं, OH नेगेटिव को लेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा कितना आएगा, मोलर मास बाय 1। तो ये आ गया मेरे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ बोरिक एसिड। अब मैं बात कर रहा हूँ K2SO4 Al2S4.24S2 के लिए मुझे क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। ओके, मैंने कहा टोटल चार्ज, इट इज सॉल्ट है, केटायंस और एनायंस है, तो कितना हो गया, +2 चार्ज है। आइदर किसी एक का चार्ज ले लो, सल्फेट पे कितना है, -2 चार्ज। 1 एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, 1 एल्युमिनियम में +3 चार्ज है, तो 2 पे कितना चार्ज रखेंगे यहाँ पे, 3 × 2 is +6। ओके, सल्फेट पे चार्ज कितना हो गया, -6, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 8। ये आएगा टोटल चार्ज इज +8, यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा, -8। तो किसी एक का चार्ज लेंगे, आइदर +8 या -8। ओके, तो इसका एन फैक्टर जो लेंगे वो एन फैक्टर कितना होगा, इसका 8। एन फैक्टर क्या होगा इसके लिए, 8 हो जाएगा एन फैक्टर। ओके, तो सिमिलर वे में सल्फेट से SO2 के लिए देख लो कि क्या आएगा एन फैक्टर। अगर मैं सल्फेट की बात कर रहा हूँ, SO4 -2 टू कन्वर्ट टू SO2, तो यहाँ पे कितना है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास डिवाइड बाय 2। ओके, 10/2 इसका क्या जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गया। K2SO4 टोटल चार्ज ऑन कैटायंस, तो कितना हो गया, 6, 8 हो गया, +8 -8, किसी एक का चार्ज रख दो। टोटल कैटायंस का चार्ज चाहिए मुझे। कैटायन कितना चार्ज है, +2, यहाँ पे कितना हो गया, +6, +8 हो गया, ये कितना हो गया, -2 -6 इज -8, तो +8 -8 एन फैक्टर विल बी 8। ओके, SO2 में देखो क्या आ रहा है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर से क्या आ रहा है, +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2। तो इक्विवेलेंट वेट विल बी मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 2, तो m/2 क्या आ जाएगा इसके लिए, इक्विवेलेंट मास। ओके, तो इक्विवेलेंट मास अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट, हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट, हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, गिवन वेट, ये क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, डिवाइड बाय एन फैक्टर। ओके, देखो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, गिवन वेट, जो भी आपके पास वेट गिवन है, वेट, ये क्या है, मोलर मास। मोलर मास किसी का भी हो सकता है, आयंस का ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का ले सकते हैं, सॉल्ट का ले सकते हैं, व्हाटएवर जो गिवन है उसकी बात करेंगे। एन फैक्टर ऑफ दैट सॉल्ट, एन फैक्टर ऑफ दैट सॉल्ट की बात करेंगे। ओके, अब इसी को क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो मैं, गिवन वेट बाय मोलर मास क्या होगा, मोल के इक्वल, डिवाइड बाय एन फैक्टर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मोल इनटू एन फैक्टर। क्या लिख सकता हूँ, मोल इनटू एन फैक्टर। ध्यान से देखो इसको क्या कहना चाह रहा है, इट इज गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो गया, एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर अपॉन में, तो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एन फैक्टर। क्या लिख सकता हूँ मैं, W अपॉन इज ग्राम इक्विवेलेंट, मोल गिवन वेट, मोलर मास एन फैक्टर के इक्वल होगा। क्या लिख सकता हूँ मैं, मोल इनटू एन फैक्टर के लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, मोल इनटू एन फैक्टर के इक्वल लिख सकता हूँ। ओके, क्लियर हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, W अपॉन ई, ये कांसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। ये तो फॉर्मूला में डिस्कस कर लिया, ग्राम इक्विवेलेंट, हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, अब डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल एनायंस। नेक्स्ट कांसेप्ट देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल एनायंस, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट weight of metal, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल एनायन। किसकी बात कर रहे हैं, मेटल एनायंस की बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन
मेटल एनायन। ओके, तो अगर मैं मेटल एनायंस की बात कर रहा हूं तो उस केस में देखो हाउ टू कैलकुलेट मेटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल एनायन। मेटल एनायंस में इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज मान के चलो मेरे पास मेटल इस पे प्लस एन चार्ज है, कार्बोनेट पे चार्ज कितना है -2 है। ओके, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट क्या दिया है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल एनायंस। मेटल पे कितना चार्ज है प्लस एन है, कार्बोनेट पे -2 चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए M2CO3 होल n, ये बन जाएगा मेटल कार्बोनेट। ओके, तो मुझे यहाँ पे चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्या चाहिए मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ओके, तो सपोज मान के चलो मेरे पास 80% मेटल इज प्रेजेंट, इस मेटल कार्बोनेट में क्या 80% मेटल इज प्रेजेंट, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, द परसेंटेज ऑफ मेटल माइनस 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मेटल जो भी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ मेटल 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मेटल, दैट मींस क्या होगा परसेंटेज ऑफ एनायंस। परसेंटेज ऑफ एनायंस जो भी रहेगा वो किसका परसेंटेज आ जाएगा, उसके एनायंस का आ जाएगा। जैसे मेटल कैटायंस है तो रिमेनिंग परसेंट किसका आ जाएगा एनायंस का, मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायंस। किसकी बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ये फॉर्मूला देख लो क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, परसेंटेज ऑफ मेटल परसेंटेज ऑफ एनायन मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायंस। किसकी बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायंस। तो जो भी अपने पास इक्विवेलेंट वेट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायंस की बात करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला बना परसेंटेज ऑफ मेटल परसेंटेज ऑफ एनायंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायंस, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के लिए। ओके, ये क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के लिए फॉर्मूला। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ध्यान समझो। सपोज मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है M2CO3 होल n है, इसमें मेटल कितना 80% मेटल इज प्रेजेंट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी, तो क्या लिखेंगे मेटल का परसेंटेज कितना आ गया 80%। ओके, तो एनायंस का परसेंट क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट कितना आ जाएगा इसके लिए, ये आ जाएगा 20%। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, इसका मास कितना है 60, चार्ज कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा इसके लिए 30, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 240 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 120। यहाँ पे देखो अपने पास जो है परसेंटेज ऑफ मेटल इज 80%, तो एनायंस कितना हो गया मेरे पास, ये कितना आ गया 20%। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, तो कितना हो गया 60 बाय 2 इज 30, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 240 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 120, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा 120। ओके, जो भी क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग, तो ये कितना आ जाएगा 120 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनेट। ओके, तो देखो इसको ट्रिक क्या है, कैसे सॉल्व करना है इसको देखो ध्यान से। देखो फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये आपके पास क्या हो सकता है इक्विवेलेंट वेट पहले कैलकुलेट करते आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मुझे कार्बोनेट एनायंस का चाहिए। ओके, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड के लिए चाहिए मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फेट आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट कार्बोनेट का चाहिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मोलर मास, इसका जो मोलर मास रहेगा वो रखेंगे मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, डिवाइड बाय एन फैक्टर। ओके, इसका मोलर मास कितना है 48, ऑक्सीजन का हो गया प्लस 12, कितना हो गया आपके पास, ये आ जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 60 बाय 2 इज इक्वल टू 30, तो कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट इज 30। अब मुझे फास्फेट के लिए चाहिए, इसका मोलर मास देख लो कितना है, ये 64, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 64, 1 ऑक्सीजन का कितना है 16 मल्टीप्लाई 4 64 प्लस फास्फोरस कितना 31, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस 31, तो कितना हो गया 5 प्लस क्या होगा 95, तो क्या होगा 95 बाय क्या लिखेंगे इसके लिए 3 लिखेंगे 95 बाय 3। ओके, अब मुझे क्या चाहिए सल्फेट के लिए चाहिए, मुझे क्या चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयंस के लिए, तो सल्फेट में कितना देखो ये तो आ गया 64 और ये कितना हो गया 32, तो कितना हो गया 696, तो ये कितना हो गया 96 बाय 2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा 48। चलो अब नाइट्रेट आयंस की बात करें, नाइट्रेट आयंस के लिए देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 48
ये कितना हो जाएगा 14, 12 ये कितना हो गया 5, क्या होगा 6, तो कितना होगा 62/1। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड के लिए, तो कितना हो गया 17/1, तो क्या हो जाएगा 17/1 इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे देख लो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो फास्फेट के लिए कितना होगा 95/3, कार्बोनेट कितना हो जाएगा 30, सल्फेट कितना है 48, नाइट्रेट कितना है 62, हाइड्रोक्साइड कितना है 70। ओके, अब इक्विवेलेंट वेट आप एनहांस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। ओके, ये याद रखना आपको, कार्बोनेट 30। अब मुझे चाहिए मेटल कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट फॉर मेटल फास्फेट के लिए चाहिए। ओके, मुझे क्या चाहिए मेटल फास्फेट। हाउ टू फॉर्म फार्मूला मेटल फास्फेट, कैसे बनाएंगे मेटल फास्फेट का फॉर्मूला। देखो जो मेटल है उस पर चार्ज कितना है +n है, और फास्फेट पे जो चार्ज हो कितना है -c, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M3PO4 होल है, ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला मेटल फास्फेट। ओके, अब मुझे फॉर्मूला मेटल फास्फेट में मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल चाहिए। मुझे क्या चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो क्या लिखूंगा मैं परसेंटेज ऑफ मेटल 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फेट। क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला। देखो अब यहाँ पे कितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फेट कितना है 95, फास्फेट 95/3, तो यहाँ पे रखेंगे 95/3, ये कैलकुलेट कर चुके हैं 95/3 फास्फेट के लिए। ओके, सिमिलर वे में अगर मुझे सल्फेट आयंस के लिए चाहिए, मुझे क्या चाहिए इक्विवेलेंट वेट फॉर सल्फेट आयंस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेटल, ओके, डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मेटल इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कितना होगा 48, तो क्या करेंगे 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा यहाँ से, जो चाहे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो परसेंटेज ऑफ मेटल 100 माइनस परसेंट ऑफ मेटल जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनहांस। ओके, तो एनहांस का इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व करना है। चलो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इन मेटल ऑक्साइड हाउ टू फॉर्म फॉर्मूला मेटल ऑक्साइड। मेटल पे चार्ज कितना है +n, ऑक्साइड पे चार्ज कितना है -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M2ON। ओके, इन मेटल ऑक्साइड 80% मेटल इज प्रेजेंट, कितना दिया है in metal oxide 80% metal is present, then calculate equivalent weight of metal, then find out equivalent weight of metal will be, ये आपको फाइंड आउट करना है equivalent weight of metal will be। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे equivalent weight of metal, मुझे क्या चाहिए परसेंटेज ऑफ मेटल कितना दिया 80%, परसेंटेज ऑफ एनहांस कितना दिया 20, 100 माइनस 80 is 20, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, मुझे क्या चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 20 इंटू कितना हो गया 8, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितने टाइम डिवाइड होगा 4, 4 से 8 कितना हो जाएगा 32, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया इसका 32, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 32। ओके, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ओके, चलो तो ये अपने पास आ चुका है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। चुका है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 32। चलो एग्जांपल दे रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए। आप सॉल्व कर ही सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और एक दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। in metal oxalate 30% metal is present, then find out equivalent weight of metal। ओके, पहला क्वेश्चन ये दिया। सेकंड दिया आपके पास मेटल सल्फेट 60% metal is present, 60% metal is present, then find out equivalent weight of metal, then find out equivalent weight of metal। ओके, और थर्ड में दिया है मेटल ऑक्सलेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड 80% मेटल इज प्रेजेंट, देन फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी। क्या क्या पूछा आपसे, देन फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये जो पूछा आपसे
वो पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी, आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी सभी में फाइंड आउट करना है। ओके, पहले मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ मेटल कितना है इसमें 30%, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सिलेट आयंस कितना आ जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा 70%। ओके, तो फॉर्मूला लिखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मेटल, तो कितना आ जाएगा 30%, 30 परसेंटेज ऑफ एनआईएस तो कितना हो जाएगा 70 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सिलेट, तो ऑक्सिलेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है C2O4 -2 का मोलर मास डिवाइड बाय फैक्टर, तो कितना हो गया 64 प्लस कितना हो गया 24, तो कितना हो गया 68 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 34, ठीक है 34, तो ये क्या आ जाएगा 34, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये कितना हो गया 3 इंटू 34 डिवाइड बाय 7। ओके, इक्विवेलेंट वेट यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे आ जाओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के लिए क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मेटल, तो कितना दिया परसेंटेज मेटल 60%। ओके, एंड परसेंटेज ऑफ इट्स एनायन, एनायन का परसेंटेज कितना है इसमें देखो, परसेंटेज ऑफ इट्स एनायन तो कितना हो जाएगा 40%, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। ओके, तो कितना हो गया 64 मोलर मास प्लस 32, कितना हो गया 6 96, 96 और चार्ज कितना है -2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो कितना हो गया प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 4 8 48, अभी कैलकुलेट किया था 48। ओके, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 टाइम्स डिवाइड होगा 72, कितना आ जाएगा 72। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना 80% है, ये कितना रिमेनिंग कितना मिलेगा 20%, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड कितना है 70, तो कितना हो गया 17 इंटू 8/2, तो कितना हो गया 4 टाइम्स। ओके, तो कितना हो गया 68, कितना आ जाएगा 68। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट, परसेंटेज ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ इट्स एनायंस मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एनायंस। ओके, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन डिफरेंट मेटल एनायंस। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ मेटल इन मेटल क्लोराइड। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ मेटल इन मेटल एनायन, क्या देखना है मुझे, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ मेटल इन मेटल एनायन। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ मेटल इन मेटल एनायन, चलो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ मेटल, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ मेटल इन मेटल क्लोराइड, इन मेटल क्लोराइड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेईई और नीट में कई बार पूछा जाता है, जेईई और नीट में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेटल पे चार्ज क्या है प्लस एन, और सीएल पे चार्ज क्या है माइनस एन, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज MClN इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा, दिस फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, ये बनेगा फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, अगर मैं मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा है MClN इज फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मेटल का मास कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, मास ऑफ मेटल अगर मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या लिख सकता हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल, मोलर मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय एन फैक्टर। ओके, इसका मतलब मोलर मास को क्या लिख सकता हूं मैं, मोलर मास, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है मेरे पास, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास ऑफ मेटल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय एन फैक्टर। अगर मैं एन फैक्टर को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, मोलर मास के इक्वल आ जाएगा। ओके,
तो क्या लिख सकता हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू n फैक्टर ऑफ मेटल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल। किसको हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मेटल के इक्वल आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है ना मोलर मास ऑफ मेटल के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें क्या ऐड करना, मुझे किसका मास चाहिए, एन फैक्टर ये किसका है, मेटल का ही है, एन फैक्टर किसका है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेटल का ही है। अब मुझे चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। ओके, तो मोलर मास ऑफ क्लोरीन, मोलर मास डिवाइड बाय क्या चाहिए मुझे, एन फैक्टर चाहिए। तो मोलर मास कितना है इसका, 35.5 है, 35.5 डिवाइड बाय 1 तो क्या हो जाएगा 35.5, इक्विवेलेंट वेट आ गया तो कितना आ जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। अगेन क्या होगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट मेटल, किसके हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड के इक्वल आ जाएगा ये। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकाल दिया मैंने एन फैक्टर, इसमें भी एन फैक्टर इसमें भी क्या एन फैक्टर, एन फैक्टर को मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5 इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, मुझे एन फैक्टर ऑफ मेटल चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूला, एन फैक्टर ऑफ मेटल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड इनटू क्या लिख सकता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला फॉर एन फैक्टर ऑफ मेटल। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू एन फैक्टर, 35.5 इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर दोनों में से कॉमन निकालिए तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, ये मेरे पास क्या एन फैक्टर ऑफ मेटल, ये मेरे पास जो है एन फैक्टर ऑफ मेटल, तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, एन फैक्टर ऑफ मेटल के इक्वल है। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ओके, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के इक्वल है। और ये क्या है, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, ये किसके इक्वल है, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, मेटल मास ऑफ मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, चलो इसको फॉर्मूले को और मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर सकता हूँ। देखो मैंने बहुत सिंपल वे बताया आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो कैसे डिराइव किया मैंने, मोलर मास ऑफ मेटल क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। क्लोरीन का कितना है, इक्विवेलेंट वेट 35.5 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ क्लोरीन, दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, होल मास ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, ये दोनों में से एन फैक्टर कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा मुझे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, तो मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5 क्या हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ मेटल। ओके, चलो तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। चलो इसको अगर मैं मॉडिफाइड करना चाहूँ तो और क्या मॉडिफाइड कर सकता हूँ, उसको ध्यान से देखो। अगर मैं एन फैक्टर को मॉडिफाइड करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, मोलर मास ऑफ मेटल को वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड मल्टीप्लाई बाय 2 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। ओके, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज गिवन, एक मेरे पास क्या है, वेपर डेंसिटी। ओके, वेपर डेंसिटी इज गिवन, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 35.5 एन फैक्टर ऑफ मेटल, किसके इक्वल हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ मेटल के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, सेम अप्रोच पे आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो एग्जांपल लिखो, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड is 67। कितना दिया, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड 67 एंड ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल contain 53% of metal, कितना प्रेजेंट है उसमें, 53% ऑफ मेटल। ओके, देन फाइंड आउट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, फाइंड आउट atomic weight of metal। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल विल बी। ओके,
ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड is 67 and oxide of this metal contain 53% of metal, then find out atomic weight of metal. ओके, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में मुझे चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्या चाहिए मुझे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल चाहिए। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ मेटल, मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल, मेटल ऑक्साइड, एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलो फिर मतलब परसेंटेज मेटल कितना है, 53%। ओके, तो ऑक्साइड का परसेंट कितना आ जाएगा, 100 माइनस 53, तो क्या मिलेगा 47, कितना मिलेगा 47%। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो कितना हो गया 8। ओके, तो यहां से मेरे पास आ गया 9, कितना आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 9, कितना आ चुका है 9। ओके, अब मुझे फॉर्मूला यूज करना है वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, तो अभी मैंने बता ही दिया था आपको हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। एन फैक्टर इज कैलकुलेट वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5। अभी मैंने कैलकुलेशन बताया था हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ मेटल, ये भी फॉर्मूला डिस्कस किया था। वेपर डेंसिटी बाय 2 इज मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, बताया था मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस क्या जाएगा 35.5। ओके, तो वेपर डेंसिटी कितना दिया इसका 62 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मेरे पास 9 आ चुका है प्लस 35.5। ओके, ये कितना हो गया आपके पास, देखो ये आपके पास जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया इसके, क्या आ जाएगा प्लस 4 134, कितना आ गया 134 प्लस 9, तो कितना हो गया आपके पास 44.5, कितना हो गया 44.5। सो सॉल्व करो तो अक्रॉस क्या आ जाएगा, क्लोजर टू 3, कितना आ गया, एन फैक्टर ऑफ मेटल इज क्लोजर टू 3। ओके, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 44, तो क्या आ जाएगा, एन फैक्टर ऑफ मेटल इज क्लोजर टू 3, तो 3 के क्लोजर आ गया इसका एन फैक्टर। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, किसका फॉर्मूला चाहिए मुझे, फॉर्मूला मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है +3 और Cl पे चार्ज कितना है -1, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए, मेटल देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 9, तो 9 किसका इक्विवेलेंट वेट होता है एल्युमिनियम के लिए, देखो मोलर मास डिवाइड बाय 3, चार्ज कितना है +3, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है 9, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दैट मींस एल्युमिनियम होना चाहिए, और चार्ज कितना है +3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, क्लोरीन पे -3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AlCl होल थ्राइस। ओके, व्हाट विल बी मोल फॉर्मूला बिटवीन मेटल क्लोराइड इज MCl होल थ्राइस, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेटल क्लोराइड के लिए। ओके, क्लियर हो गया। पहले मैंने बताया था परसेंटेज ऑफ मेटल कैलकुलेट करना है, फिर वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और उसके बाद आप यूज करोगे एन फैक्टर ऑफ मेटल इन मेटल क्लोराइड, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला इज मेटल क्लोराइड AlCl होल थ्राइस। ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो। इन मेटल क्लोराइड फ्लोरीन 71%, कितना दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया है क्वेश्चन नंबर 7, इन मेटल क्लोराइड 71% metal is present, chlorine is 71%, metal chloride 71% chlorine is present, मेरे पास क्या है 71% क्या है, क्लोरीन है। ओके, 112 ml of vapor of this metal, 112 ml vapor of this metal, 112 ml vapor of metal chloride, vapor of metal chloride, metal chloride at STP weight is 0.75 gram, at STP weight is 0.75 gram, कितना वेट है इसका 0.75 ग्राम। ओके, then find out formula of metal chloride, then find out formula, find out
फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको? इन मेटल 71% chlorine is present, okay, and 112 ml of vapor at STP weight is 0.75, then find out formula metal chloride। तो मुझे चाहिए पहले what is formula metal chloride, okay। जब STP की जब बात करेंगे तो यहाँ पे कितना दिया? 112 ml of metal chloride occupied 0.75 ग्राम अमाउंट, तो 22400 ml, दैट मीन्स क्या होगा? 1 मोल, और 1 मोल का मतलब क्या हो गया? मोलर मास, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? मेटल क्लोराइड। अमाउंट ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू मोलर मास। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0.75 मल्टीप्लाई बाय 22400 डिवाइड बाय क्या होगा? 112। तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गया? 2 टाइम्स। ये कितना हो गया? 200 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 144, एग्जैक्ट आएगा 144 ग्राम पर मोल। कितना आ गया? 144 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना आ गया? 144। ओके, तो मोलर मास मेरे पास आ चुका है मेटल क्लोराइड का, कितना आ चुका है? 144 ग्राम। ये कितना आ चुका है? 114 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, अब मुझे क्या करना है? ये तो मास आ चुका है मेटल क्लोराइड का। अब यहाँ पे जो दिया आपके पास, इन मेटल क्लोराइड 71% मेटल इज प्रेजेंट। क्या दिया है? इन मेटल क्लोराइड 71% मेटल इज प्रेजेंट। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट? मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मेटल। तो कितना हो जाएगा? 29%। कितना आ जाएगा? 29 परसेंटेज ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ एनायन मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायंस। देखो कितना दिया है? क्या जाएगा? 29% ऑफ मेटल। कितना आएगा? 29। क्लियर है? 71% में से माइनस करो, मेटल का परसेंटेज 29, ये कितना दिया? 71 मल्टीप्लाई बाय 35.5। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 14.5। ये आ चुका है मेरे पास 14.5 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये क्या आ चुका है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ओके, तो दो टर्म आ गए मेरे पास। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 14.5 आ चुका है, और मोलर मास कितना आ चुका है? 44 ग्राम पर मोल। ओके, तो चलो मेरे पास दो टर्म आ चुके हैं। मुझे क्या चाहिए? एन फैक्टर ऑफ मेटल। मुझे क्या चाहिए? एन फैक्टर ऑफ मेटल। ओके, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था स्टेप थर्ड में क्या कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ मेटल? मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। ओके, तो मोलर मास कितना मेरा? 144। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है? 14.5 प्लस क्लोरीन कितना है? 35.5। ओके, तो सॉल्व जब करोगे तो ये आपके पास आ गया 144/50। ये कितना हो गया? 144। ये कितना है? 50 के क्लोजर है, तो क्लोजर टू 3। एन फैक्टर ऑफ मेटल कितना आ गया? 3 आ चुका है। ओके, तो आगे जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा? देखो, अगर इस फॉर्मूले की बात करें, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना हो गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 14.5 है, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड? तो क्या बन जाएगा? एम पे चार्ज कितना है? +3, सीएल पे चार्ज क्या है? माइनस, तो क्या मिलेगा? MCl होल थ्राइस। ये बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ अननोन, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, तो मेटल मेरे पास अननोन है, 14.5 इक्विवेलेंट वेट है, और 14.5 इक्विवेलेंट वेट का कोई मेटल जनरली होता नहीं, एज्यूमिंग करके चल रहा है। वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना आ गया? +3 चार्ज मेटल पे प्रेजेंट है, और सीएल पे -1। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MCl होल थ्राइस, फॉर्मूला ऑफ मेटल अननोन मेटल क्लोराइड। ओके, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MCl होल थ्राइस, फॉर्मूला ऑफ अननोन मेटल क्लोराइड। ओके, चलो क्लियर हो गया कंसेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ trivalent metal, that means charge is +3, trivalent metal is 32, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना दिया 32 गिवन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल इज 32। देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट्स ऑक्साइड, then find out molar mass of its oxide, then find out molar mass of its oxide, then find out molar mass of its oxide, okay। तो क्या पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 32, देन फाइंड आउट मोलर मास ऑफ इट्स ऑक्साइड, ओके। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ओके। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 32 है, मुझे क्या चाहिए मोलर मास, ओके, डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है इसका 3 है, ओके। तो कितना हो गया 6, एक होगा 96, तो मोलर मास ऑफ मेटल कितना आ गया मेरे पास 96 आ चुका है, ओके। अब मेटल पे चार्ज कितना है +3 चार्ज है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, ओके। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसके फर्स्ट में मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया मोलर मास ऑफ मेटल, तो 96 आ गया, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय एन फैक्टर क्या आ चुका है एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ मेटल, ओके। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो m के 2 एटम, ऑक्सीजन के कितने बनेंगे 3 एटम्स, ओके। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके 96 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया आपके पास 2 पहले हो गया 192 प्लस कितना हो गया 48, ओके। तो कितना हो गया आपके पास 240, कितना हो गया मोलर मास 240 मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो मेटल का मास मैंने कैलकुलेट कर लिया 96 है, और कितने एटम इसमें 2 है, तो 2 और इधर कितना हो गया 16/3, तो क्या हो जाएगा 120 मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो कितना हो गया 240 मोलर मास ऑफ दैट मेटल ऑक्साइड। यहां से क्या आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ मेटल ऑक्साइड आ चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल इज 16, क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल इज 16, देन फाइंड आउट मोलर मास ऑफ इट्स फॉस्फेट। डाइवेलेंट वेट, equivalent weight of divalent is 16, so equivalent weight of divalent metal is 16 is given, then find out molar mass of its metal phosphate। आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास ऑफ मेटल फॉस्फेट विल बी फाइंड आउट, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेट क्या करना है आपको, अगेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल, मोलर मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय एन फैक्टर, ओके। तो मोलर मास ऑफ मेटल जो मेरे पास गिवन है डिवाइड बाय एन फैक्टर, ओके। देखो इक्विवेलेंट वेट कितना दिया 16, और चार्ज कितना है इस पे 2 है, तो क्या करेंगे 2, कितना हो गया 32, तो मोलर मास कितना आ चुका है 32 आ चुका है। ये आपका डायरेक्ट गिवन ही है ना, देखो इक्विवेलेंट वेट कितना गिवन है इसका 16 इज इक्विवेलेंट वेट इज गिवन 16, एन फैक्टर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा मोलर मास, क्या आ जाएगा मोलर मास इज 32, तो मोलर मास कितना आ चुका है इसका 32 आ चुका है, ओके। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है मोलर मास इज 32, मुझे इसका मोलर मास चाहिए, फॉर्मूला मोलर मास ऑफ मेटल फॉस्फेट। तो 1 मेटल का मास कितना है 32 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना का फॉस्फेट कितना है 90, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन कितना है 64, ओके। तो 595, तो ये कितना हो गया 95 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया आपके पास मेटल फॉस्फेट, ओके। तो कितना हो गया ये आपके पास 4, ये कितना हो गया 4 + 64,
और ये हो गया 0 190। ओके, तो कितना हो गया 190 प्लस 64 कितना हो गया 4A5, ये कितना 254। तो मोलर मास कितना आ गया 254 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा मोलर मास। ओके, तो टोटल मोलर मास क्या हो जाएगा 254। ओके, तो आज मैंने जो कैसे बताया कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ओके, एंड कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल एनहांस, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड। ओके, अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन और एक में दे रहा हूं, उसको सॉल्व करने के लिए अभी जो कैसे बताओ उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा होगा, मेटल ऑक्साइड 80% मेटल इज प्रेजेंट, 80% मेटल इज प्रेजेंट, कितना दिया 80% मेटल इज प्रेजेंट। and same metal form its chloride, क्या होना है same metal form its chloride, vapor density of metal chloride is 100, कितना दिया 100। then find out molecular formula of metal chloride। आपको मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है MClN, व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेटल क्लोराइड। ओके, चलो इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखो कंसेप्ट क्या बताया मैंने, सबसे पहला अप्रोच क्या चाहिए मुझे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड, तो क्या होगा परसेंटेज ऑफ मेटल परसेंटेज ऑफ एनहांस मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, तो कितना हो जाएगा इसके लिए 0 0 कैंसिल हो गया, 1 होगा 4, तो कितना हो जाएगा 32 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये आ चुका है। अब मुझे एन फैक्टर ऑफ मेटल, तो क्या लिखा हमने एन फैक्टर ऑफ मेटल के लिए मोलर मास ऑफ मेटल, मोलर मास ऑफ मेटल कितना है वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया 32 प्लस 35.5। ओके, ये कितना हो गया प्लस 200 और 35.5 ये हो जाएगा 35.5 प्लस 30, तो कितना हो गया 5 7, ये कितना हो गया 6, तो 67.5। ओके, तो यहां से आप एन फैक्टर ऑफ मेटल कैलकुलेट करते अप्रॉक्स जो आएगा क्लोजर टू 3 मान लिया, इसको हमने मान लिया क्लोजर टू अगेन 3। ओके, तो क्लोजर क्योंकि 3.5 से अगर ज्यादा है मेरे पास, 3.5 से लेस है तो क्या मानेंगे 3, अगर 3.5 से ज्यादा है तो क्या मानेंगे 4, तो 3.5 से लेस ही आएगा तो क्या आ जाएगा 3 के क्लोजर जाएगा। ओके, तो अब मेरे पास चाहिए मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला, तो मेटल पे आगे चार्ज कितना हो गया +3, क्लोरीन पे चार्ज क्या है -1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MCl होल थ्राइस, तो फॉर्मूला विल बी MCl होल थ्राइस। ओके, तो वेरियस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड जो पॉइंट बताया उसको आप याद रखना है। ओके, एन फैक्टर ऑफ मेटल इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।